हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम केवीएस पीआरटी को लेके हमारे हिंदी की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। सो होपफुली आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहोगे। सो आज हम सबसे ईजीएस्ट चैप्टर ले रहे हैं बिकॉज न्यू ईयर है तो कोई पढ़ने के मूड में होगा नहीं जल्दी से। सो कल से हम प्रॉपर चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लेकिन ये भी आपका पार्ट है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 1 मार्क्स का तो कंफर्म है, बिकॉज पीआरटी में देखो 30 मार्क्स की हिंदी आ रही है आपकी। सो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपका टॉपिक गिवन है। सो आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। सो विराम चिन्ह को अगर हम इंग्लिश में गए तो ये होते हैं पंचुएशन, यानी कि पंचुएशन मार्क्स, या फिर आप कह सकते हो कि जब भी हमें कोई सेंटेंस को पूरा करना है तो उसमें आप देखते हो ना, कोमा है या फिर वो लास्ट में फुल स्टॉप की बजाय हिंदी में एक डंडा बना होता है, यानी कि पूर्ण विराम है, सेमी कॉलन टाइप में डैश है, तो उन सब साइंस को हम क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, हम ये समझ पढ़ने वाले हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है पहले ये जानते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। इसका मतलब होता है कि या तो हम ठहर के यानी कि गैप देके कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तब हम रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, फिर रुकते हैं। तो ये इसके अर्थ हो गए। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को जब हम लिखते हैं तो जब हमें अपना मीनिंग दिखाना है कि हम बोलना क्या चाहते हैं, तो हम जब गैप्स लेके बोलते हैं ना चीज़ों को, तो वो जब हम वहाँ पे गैप ले रहे हैं तो वहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एक वाक्य है, रोको मत जाने दो, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब ना देखो इसमें मैंने ना कोमास लगाए हुए हैं, आप देख लोगे स्क्रीन पे। तो ना अब इसको मैं जब पढ़ूंगी तो ये अलग मीनिंग देगा। वो कैसे देगा? देखो पहले क्या है, रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि रोक दो, अभी मत जाने दो उस पर्सन को जिसके लिए भी हम ये चीज़ बोल रहे हैं। अब है रोको मत जाने दो। अब मैंने गैप कब लिया, रोको मत के बाद, तो अब यहाँ पे मीनिंग बदल दिया कि उसे रोको मत, उसे जाने दे, उसे जाना है तो जाए। और पहले वाले में क्या बोल रही हूँ कि उसे रोक ले, उसे मत जाने दे। तो यानी कि यहाँ पे मेरा कंसेप्ट ही बदल गया, मीनिंग ही बदल गया, दोनों के अर्थ ही बिल्कुल बदल गए जब ऐसे हम विराम देते हैं। तो विराम चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हमें समझ आए कि अगला इंसान बोलना क्या चाहता है। तो हमारे जो मेन विराम चिन्ह है वो कौन कौन से देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट है पूर्ण विराम। इसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और इसका साइन ये होता है, यानी कि जब वाक्य के सेंटेंस में एंड में जब हम ये डंडा सा लगाते हैं। सेकंड है हमारा विराम चिन्ह प्रश्न सूचक विराम। इसमें हम क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तब लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। फिर आता है इसमें सूचक विराम, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि हम बोलते हैं हाय राम, एकदम से सडनली कोई चीज़ हो जाती है जब हम ये वाला साइन लगाते हैं। फिर है अल्प विराम, इसको कोमा कहते हैं, इसका साइन ये है। फिर है अर्ध विराम, इसका साइन ये है, इसको सेमीकोलन कहते हैं। फिर है निर्देशक विराम, ये डैश आ गया, इसको हम जनरली यूज़ करते हैं जब हमें किसी के बारे में बताना है कि उसने ये कहा था, तो हम इन्वर्टेड कोमास का यूज़ ना करके डैश भी लगा देते, तो इसका साइन ये है। फिर है विवरण चिन्ह, इसको फॉलोइंग का साइन कहते हैं, जैसे कि हमें कुछ चीज़ों का हम जैसे इंट्रो दे रहे हैं तो हम लिखते हैं ना, कभी भी पत्र लिख रहे हैं हिंदी में कि ये इंट्रोडक्शन है, तो फिर ऐसे साइन लगा देते हैं, फिर मतलब कोई भी चीज़ आगे बताने के लिए, तो ये फॉलोइंग का साइन है। फिर है योजक चिन्ह, इसको हम हाइफन कहते हैं, इसका साइन भी डैश की तरह होता है बट ये थोड़ा सा छोटा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लगाते हैं। फिर है उद्धरण चिन्ह, इसको हम उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं, और इसका ये इन्वर्टेड कॉमा जाता है जब हम किसी की बात को प्रॉपर दिखाना चाह रहे हैं कि इसने ये बात कही थी, ठीक है। फिर है हंस पद चिन्ह, जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं लिखना तो हम वर्ड्स के बीच में ऐसे ये वाला साइन लगाते हैं और फिर ऊपर वर्ड लिख देते हैं, तो इसको हम साइन ऑफ लेफ्ट आउट भी कहते हैं। तो ये थे हमारे मेन विराम चिन्ह। इसके अलावा हमारे 5 और विराम चिन्ह हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमने ये जो पढ़े हैं इनके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आता है हमारा पूर्ण विराम, जिसको कि फुल स्टॉप कहेंगे, अभी पढ़ा था। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों को सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसका मतलब है कि कभी भी कोई भी वाक्य होगा तो जब हमें उसको विराम देना है, यानी कि हमें दिखाना है कि अब हमारा सेंटेंस खत्म हो गया है, तब हम ये वाला साइन का यूज़ करते हैं, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, वाक्य के आखिर में ये लगाया जाता है जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम जाओ। तो यहाँ पे जाओ के बाद देख लो, तुम जाओ का मतलब मेरे को यहाँ पे विराम देना है क्योंकि मेरा सेंटेंस खत्म हो गया, अब तुम जाओ, मेरे को आगे कोई बात नहीं कहनी है। जब मेरा वाक्य पूरा हो जाता है तब मैं ये साइन लगाती हूँ। अगला है रमेश नहीं आएगा, तो मैंने ये पूर्ण विराम लगाया। फिर है गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यानी कि अब उनकी बात खत्म हो गई क्योंकि कल छुट्टी रहेगी, अब उन्हें आगे और कुछ नहीं कहना, इसलिए उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन कह सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि क्वेश्चन मार्क का साइन है। तो ये जब हमें कभी भी किसी से कोई प्रश्न पूछना है हम तब लगाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जो कोई भी वाक्य है उससे प्रश्न की बात हो रही है, तब हम उसके आखिर में ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है तुम कब आए, तो मैं पूछ रही हूँ तुम कब आए, तो फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। तुम क्या चाहते हो, तुम आके चाहते क्या हो, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ ना कि तुम चाहते क्या हो, मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। फिर है कि आप खाना खाएंगे, ये कुछ एग्जाम्पल थे प्रश्न सूचक चिन्ह के। फिर अब आता है हमारा नेक्स्ट विस्मय सूचक चिन्ह, ये होता है एक्सक्लेमेशन का मार्क। तो इसमें जैसे कि हमें कभी भी आश्चर्य जताना है, हर्ष यानी कि बहुत खुशी दिखानी है, किसी से नफरत दिखानी है, घृणा, हमें कोई शौक है, जब हमें ऐसे यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हो इंग्लिश में, और हिंदी में बात करें जब हमें अपना एक होता है ना कि हम कोई चीज़ होती है हम उसको दिखा नहीं पाते, अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहे होते जल्दी से, तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर बस हम उस वाक्य को अब हम कितने खुश हैं वो प्रॉपर नहीं दिखा सकते, तब हम ये साइन का यूज़ करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह का, यानी कि जब भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य
करना हो तब हम उन वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। यदि विस्मयसूचक शब्द के बाद इसे लगा दिया जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम या प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। और जब भी हम इसका यूज़ करें ना तो फिर सेंटेंस खत्म होने के बाद यानी कि वाक्य खत्म होने के बाद हम या तो पूर्ण विराम का यूज़ लगाते हैं या फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यानी कि प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, अरे सोहन तुम यहाँ, अब यहाँ पे मतलब क्या निकला है, अरे सोहन तुम यहाँ पे आए हो, यानी कि मतलब हमें विश्वास नहीं हुआ कि हमें कहीं बाहर गए, एकदम से हमें कोई पर्सन मिल गया तो हम बोलते हैं ना अरे सोहन तुम यहाँ, तो यहाँ पे कि बोलने का मीनिंग पता चल रहा है। तो हमने यहाँ पे भी गैप लिया, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया यानी कि विस्मयसूचक चिन्ह आ गया। फिर है अरे तुम आ गए, देखो अरे तुम आ गए, इसका मतलब है अरे वाह तुम पहुंच भी गए, तुम आ गए, हमें बिलीव नहीं था कि वो आने वाले लेकिन वो आ गया। तो यहाँ पे मेरा भाव ये प्रकट हो रहा है, लड़कों अभी तक खेल रहे हो। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम लड़कों से बोल रहे हैं कि तुम लोग अभी तक खेल रहे हो, अभी तक भी क्यों खेल रहे हो, इतना टाइम हो गया। हम ये अपना भाव जताना चाह रहे हैं उन बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो विस्मय सूचक चिन्ह हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि हमें अपना भाव प्रकट करना है। प्रश्न सूचक चिन्ह हम यूज़ करें जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है। पूर्ण विराम यानी कि हमारा वाक्य खत्म हो गया है, बिल्कुल हमने उस पर विराम दे दिया है। अब अल्प विराम का मतलब होता है, यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ कम ठहरने के लिए, मतलब हमें बस एक छोटा सा गैप लेना, हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ अभी। इसका प्रयोग एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर किया जाता है। अल्प विराम यानी कि कोमा का प्रयोग हम हमेशा जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आ रहे एक जैसे से हैं तब यूज करते हैं। जैसे कि देखो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के प्रमुख शहर है। अब ये चारों क्या है, शहर है, दिल्ली भी, मुंबई भी, कोलकाता भी, चेन्नई भी, ये सभी भारत का पार्ट है। तो मेरे को इन्हें अलग अलग दिखाना है, जब किसी चीज को अलग अलग दिखाना है वो एक जैसी सी है तब हम कोमा का लगाते हैं यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और इसका हम हाँ या फिर ना के बाद भी ये वाला यूज करते हैं जब हमें आंसर देना होता है, किसी भी बात का जवाब देना है तब भी हम ये अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि हाँ मैं आऊँगा, अब हम मैं जवाब दे रहा हूँ कि हाँ मैं आऊँगा, या फिर नहीं मैं यह नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे कि हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम डेट लिखते हैं यानी कि तारीख लिखते हैं तब भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त के बाद मैंने अल्प विराम का यूज़ किया है। देन आता है अर्धविराम, इसे सेमीकोलन भी कहते हैं और इसका साइन ये है। तो वाक्य में जहां अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ये आपको लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, इसका सिंपल सा मीनिंग समझो। अर्धविराम हम वहां पे लगाएंगे जब आपको लगेगा कि दो सेंटेंसेस से पूरे हो सकते थे लेकिन मेरे को एक बार में ही उनको कहना है। यानी कि जब दो सेंटेंस पूरे पूरे से लग रहे हैं, यानी कि जैसे देखो, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस है, तो यहाँ पे मैं ये अर्धविराम का यूज करूँ क्योंकि मेरे को बात अपनी एक ही सेंटेंस में खत्म करनी थी, यानी कि एक ही वाक्य में अपनी बात को कहना था, लेकिन एक ही वाक्य के अंदर मेरे को दो वाक्य का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो मैं वहां पे कौन सा विराम चिन्ह लगाऊंगी, अर्ध विराम। जैसे कि काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है, गांधी जी नहीं रहे वे तो अमर हो गए। यानी कि गांधी जी नहीं रहे ये अपने आप में एक वाक्य है, वे तो अमर हो गए ये भी अपने आप में एक वाक्य है, लेकिन मेरे को ये दो वाक्य एक ही वाक्य में करने हैं बिना कोई और शब्द को जोड़े। तो मैं यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग कर सकती हूँ। तो ये अर्धविराम का प्रयोग आपका, जब आपको दो वाक्य को जोड़ना है और वो पूरे पूरे वाक्य हैं अपने आप में ही, तब आप इसका यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, किसी कथन से पहले, उदाहरण देने से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह आकार में योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। तो निर्देशक चिन्ह में क्या है कि जब हमें अपनी कोई बात कहनी है, यानी कि बात कहने से पहले हम इस चीज को लगा देते हैं, इस निर्देशक चिन्ह को लगाते हैं। या फिर जब हमें किसी चीज का, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे बोला कि संज्ञा के 3 भेद है, ठीक है, तो मैंने तीनों भेद बता दिया। जातिवाचक संज्ञा का मेरे को उदाहरण देना है, तो उदाहरण जैसे लिख के मैं उधर वहां पे ये डैश का साइन लगाऊंगी और फिर बताऊंगी, जैसे कि सेना, तो ये जातिवाचक का मेरा हो गया, संज्ञा का एक उदाहरण हो गया। तो मैंने उदाहरण से पहले कौन सा साइन लगाया, निर्देशक चिन्ह लगाया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम। मोहन ने कहा मैं यह नहीं मान सकता, यानी कि मोहन ने क्या कहा है उसके बाद मैंने लगा दिया ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं कि ठीक है मोहन ने ये कहा, तो मैंने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था। फिर है राहुल ने पूछा तुम कैसे हो, अब यहाँ पे भी आ गया। तो जब भी हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कहने वाले हैं, उससे पहले इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और या फिर हम किसी चीज का जब उदाहरण देते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्धविराम में जब कोई भी दो वाक्य को हमें पूरा करते हुए दिखाना है बिना किसी शब्द को जोड़े तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं जब हमें एक जैसे से शब्दों के बीच में थोड़ा सा ठहराव देना है, तब हम कोमा यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे बाकी के चिन्ह पे। अगला हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में क्या है, इसको हम इंग्लिश में कोलन एंड डैश कहते हैं। ये हमारा फॉलोइंग का साइन होता है। किसी बात का विवरण या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हमें किसी भी अपनी कोई बात का उदाहरण देना है कि ठीक है मैं ये जब भी एक्सप्लेन करनी है कोई चीज़, तो उसके पहले वाली लाइन में मैं पूरा सेंटेंस करके ये वाला साइन लगाऊंगी विवरण चिन्ह, और उसके बाद अपनी बात को कहूंगी, यानी कि उसके बाद मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगी, उदाहरण दूंगी कि मैं इस बात को किस बिहाफ पे कह रही हूँ, तब हमारा ये विवरण चिन्ह लगता है। जैसे कि देखिए, कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है।
यानी कि कविता की अभी मैंने कोई कविता लिखी है तो मेरे को उसकी विशेषताएं बतानी है, तो मैं निम्नलिखित करके फॉलोइंग का ये साइन लगा दूंगी, यानी कि विवरण चिन्ह का प्रयोग करूंगी। फिर नीचे मैं लिख दूंगी कि वन की कविता में नदी का प्रयोग किस लिए किया गया है, तो ऐसे कुछ मैं विशेषताएं डाल दूंगी। जैसे कि अगला हमारा उदाहरण है, आगे की कहानी इस प्रकार है। अभी मैंने पहले क्या किया कि पहले मैंने इंट्रो दे दिया किसी कहानी का, फिर अब मैं आगे बताना चाह रही हूँ कि अब कहानी को मैं सार में बताना चाह रही हूँ कि ठीक है पूरी कहानी में हुआ क्या था मैं वो बता रही हूँ। तो मैंने ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जब भी हमें किसी बात को एक्सप्लेन करना है या फिर उदाहरण देना है अपनी कही हुई बात का, तो हमने जो सेंटेंस लिखा है यानी कि जो वाक्य लिखा है उससे अगली पंक्ति यानी कि उससे अगली लाइन में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसको लिखते हुए। अब आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह है जोड़ने वाला चिन्ह। इस चिन्ह का हम प्रयोग करें जब हमें दो शब्दों को जुड़ते हुए दिखाना, यानी कि आप इसका हमेशा देखोगे ये या तो पर्यायवाची शब्द में यूज होगा या फिर ये यूज होगा आपका विलोम शब्द में। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि सुख दुख। सुख दुख क्या है, आपस में विलोम है, विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। अगला देखो धीरे धीरे। धीरे धीरे यानी कि जब आपके एक जैसे शब्द हो यानी कि पुनरुक्ति वाले शब्द हो तब भी हम इसका यूज करेंगे। जब आपको एक ही शब्द दो बार लिखना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि भारत सा भाई, सॉरी भरत सा भाई, हमें किसी को बताना है कि भरत जैसा भाई, तो भी मैं इसका योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकती हूँ। यानी कि जब भी कोई हमें दो शब्द को जोड़ना है तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चांद सा मुख, भारत रत्न, झील सी आंखें, माता पिता, अधर्म धर्म, देश विदेश। तो ये ज्यादातर आपको शब्द जब मिलेंगे जब या तो पुनरुक्ति वाले शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, या फिर आपके विलोम शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, तब हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। योजक चिन्ह से आपको याद रखना है कि ये शब्द को जोड़ता है। फिर हमारा अगला आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को हम दो टाइप के चिन्ह होते हैं इसके अंदर। जब भी आपका ये एक दिखेगा यानी कि ऐसे है और ऐसे है, तब इसको हम कहेंगे एकल चिन्ह, यानी कि एक 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 है ये। फिर है दोहरा चिन्ह। दोहरा चिन्ह में क्या होता है, जब आपका ये ऐसे डबल डबल साइन देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके ये जो कोमास है जब आपको ये ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलते हैं, तब हम इसको कहते हैं दोहरा चिन्ह। एंड स्टूडेंट्स इसमें ना आप लोग क्या गलती करते हो कि ना आप ना ये चिन्ह ही गलत लगाते हुए आए हो। अभी देखो, अब हमें जब मैंने बोला इन्वर्टेड कोमास, तो इसमें ना ये जो पहले हम यूज करते हैं तो ये ऊपर से नीचे जा रहा होता है ऐसे कर्व, और फिर जो बाद का सब सेंटेंस खत्म हो रहा है ना तब ये नीचे से ऊपर आ रहा होता है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट में। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर कि एक साइन तो यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ है, यानी कि पहले सिक्स सिक्स टाइप में दिख रहा है, फिर नाइन नाइन दिख रहा है, अब इधर भी सिक्स दिख रहा है, इधर नाइन दिख रहा है। तो ये ऐसे लगाए जाते हैं, और हम हमेशा क्या करते हैं कि सिक्स सिक्स और इधर भी सिक्स सिक्स कर देते हैं, इधर सिक्स है इधर भी सिक्स कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपका उदाहरण चिन्ह हमेशा ऐसे बनते हैं, एक साइड ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसको हम कभी यूज़ करें जब हमें अपनी किसी के बारे में बताना है कि उसने ये बात कही थी, हमें किसी बात को प्रॉपर मेंशन करना है कि ये शब्द उसके हैं, उसने बिल्कुल यही बात कही थी। यानी जब हम शब्द से शब्द मिलाकर कि हाँ उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात थी, जब इसी चीज़ को बताते हैं तब हम उदाहरण चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स है गांधी जी के, इसलिए हमने यहाँ पे ये उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अब जैसे कि किसी लेखक के उपनाम हो, किसी पुस्तक का हमें शीर्षक बताना है, किसी कहानी का नाम बताना है, तब भी हम इस उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे कि रामधीर सिंह की बुक है एक दिनकर, उनकी किताब है बुक दिनकर, तो रामधारी सिंह ने ये दिनकर किताब लिखी, तो अब उनकी किताब को मेरे को प्रॉपर दिखाना है कि ठीक है उनके द्वारा कौन सी लिखी गई किताब है, तब मैं इस उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करूंगी। जैसे कि प्रसाद जी की एक रचना है कामायनी, तो ये एक महाकाव्य है, तो मेरे को इसे पूरा हाईलाइट करके दिखाना है कि प्रसाद जी की और भी रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से एक कौन सी रचना है, कामायनी। ठीक है, फिर हमारा आता है हंस पर चिन्ह, यानी कि साइन ऑफ लेफ्ट आउट। जब हम किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं और फिर अब हमें कुछ नहीं मिल रहा होता कि सेंटेंस के बीच में कैसे लगाएं, तब हम ये वाला हंस पर चिन्ह का यूज करते हैं और फिर अपने उस अधूरे छूटे हुए शब्द को या वाक्य को लिख देते हैं। जैसे कि लालच करना बात है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया था, मैं भूल गई थी बुरा लिखना, तो फिर अब मैंने क्या किया कि हंस पर चिन्ह लगाया फिर बुरा लिख दिया। यहाँ पे ये हंस पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मेरा अब सेंटेंस जब पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा, लालच करना बुरी बात है। फिर अब हमारे कुछ अन्य चिन्ह आते हैं। तो पहला है कोष्टक चिन्ह, इसको हम ब्रैकेट्स में यूज करते हैं। फिर है रेखांकन चिन्ह, जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको नीचे अंडरलाइन करने के लिए। फिर आता है लाघव चिन्ह, यानी कि जैसे कि डॉक्टर हो गया तो उसको शॉर्टकट वे में लिखने के लिए डॉक्टर का ये लिख दिया, पंडित का ऐसे लिख दिया। तो ये हमारे कुछ और चिन्ह थे, अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने ऊपर देख लिया था कि कोष्टक चिन्ह हम ब्रैकेट को कहेंगे। तो ये हमारे कुछ इस टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं जब हमें किसी चीज का मीनिंग बताना है। मान लो कि जैसे कि मैंने लिख दिया सूर्य, अब उसका मेरे को अर्थ बताना है तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी सूरज। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम कई बार वर्ड्स के मीनिंग को हाईलाइट करते हुए लगा देते हैं, या फिर आपको कोई बात आपको पूरी करनी है और उसको एक्सप्लेन भी करनी है, तब भी आप ऐसे ब्रैकेट लगा देते हो कि ये इसका अर्थ निकल रहा है। फिर है रेखांकन चिन्ह, वही जब आपको कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी है तो आप मूल्यांकन बात कहनी है तब आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो नीचे रेखांकित करते हुए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेखांकित किया गया शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, या तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, क्या है, तब आपका ये रेखांकन चिन्ह का यूज होता है। फिर वही लाघव चिन्ह, एब्रीवेशंस कहेंगे इंग्लिश में, इसको जब हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखने किसी चीज को, जैसे कि डॉक्टर को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, पंडित को ऐसे लिख सकते हैं। सो लाघव चिन्ह का हम प्रयोग यहाँ पे करें। लाघव चिन्ह आपका इस टाइप से दिखता है। फिर आते हैं आपके कुछ दो और इंपॉर्टेंट चिन्ह। तो हमारा पहला है पदलोप चिन्ह।
सो स्टूडेंट्स, पदलॉक चिन्ह को हम इंग्लिश में ओमिशंस कहते हैं, यानी कि छूटा हुआ गैप कह लो या फिर आप इसको रिक्त स्थान कहेंगे हिंदी में। जैसे कि राम, तो ये मैंने पदलॉक चिन्ह लगाया, डैश में गया। इसको हम डैश जनरल भाषा में बोल देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल में इस ये जो हमारा डॉट 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 लगे रहते हैं जहाँ पे कि हमें फिलअप करना होता है, जैसे कि रिक्त स्थान में फिलअप्स में, तब हम इसको ओमिशंस कहते हैं या फिर पदलॉक चिन्ह, यानी कि ये जो हमारी डॉट डॉट रहती है कि अब यहाँ पे हमें कुछ फिल करना है, यहाँ पे हमें कुछ रिक्त स्थान में कुछ भरना है, तब हम यहाँ पे ऐसे ये पदलॉक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ गया राम बगीचा में गया, तो ये पदलॉक चिन्ह में मैंने अब क्या शब्द भर दिया, बगीचा। जब वाक्य में वे किसी शब्द को लिखना नहीं चाहते तब पदलॉक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और साथ में पदलॉक चिन्ह का जब भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी हम कोई चीज पूरी नहीं लिखना चाहते, मेरे को पूरी कोई स्पेलिंग नहीं आ रही, तो भी हम ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, उस स्पेलिंग को आधा लिखते हुए या फिर अपनी बात को अधूरी लिखते हुए। जैसे कि राम कुमारी ने अपशब्द कहे, अब उसने क्या अपशब्द शब्द कहे वो हम बताना नहीं चाह रहे, तो हमने डॉट 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 लिख दिया। जैसे कि मैंने लिख दिया कि मीरा घूमने गई, अब वो कहाँ घूमने गई, तो मैंने डॉट 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 लिख दिया, मैंने वो बताना नहीं चाह रही अब मैं कि वो कहाँ घूमने गई थी। तो हम ऐसे यहाँ पे ये पदलॉक चिन्ह का भी प्रयोग कर लेते हैं। पदलॉक चिन्ह का प्रयोग होता है आपका रिक्त स्थान के लिए, या फिर जब आपकी कोई अधूरी बात है या फिर आप कोई बात कहना नहीं चाहते, तब भी आप पदलॉक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हमारा लास्ट चिन्ह आता है आज की क्लास का, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। सो ये है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये हमारा होता है रिपीटर पॉइंटर सिंबल भी हम इसे कहते हैं इंग्लिश में। सो इसका हम यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे गए वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचाने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, अब वही सेंटेंस ना नीचे भी लिखना है, तो अब मैं वो सेंटेंस लिखना नहीं चाह रही, तो मैं ऐसे ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देती हूँ, यानी कि रिपीटर पॉइंटर सिंबल लगा देते हैं, ताकि जो अगला इंसान अब कोई पढ़ना चाह रहा है वो अच्छे से समझ जाएगा कि आखिर में बात को कहना क्या चाहती है। एग्जाम्पल में देखो, राम कक्षा 5वीं में, ये मेरा पूरा एक सेंटेंस था। अब दूसरे सेंटेंस में मेरे को दोबारा से ये वर्ड मैं लिखना नहीं चाहती, लेकिन ऊपर ये वर्ड है, तो मैंने क्या किया, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया, ये ऐसे करके, ये थोड़ा सा कर्व में बनता है और ये दो लगते हैं, तो मैंने ये लगा दिया। इससे ये पिताजी किसान है, अब ये कोई और जब इंसान पढ़ेगा, यानी कि जब मेरे को अपनी कोई बात समझानी है किसी और को, तो वो कैसे पढ़ेगा, राम के पिताजी किसान है। अब देखो ये पूरा सेंटेंस हो गया, राम के पिताजी किसान है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, शाम, और फिर मैंने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिए, के नीचे भी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पिताजी के नीचे भी, किसान के नीचे भी, है के नीचे भी। तो यहाँ पे अब जब मैंने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाया, तो अब जब दूसरा कोई पर्सन, दूसरा कोई आदमी अब जब इस सेंटेंस को पढ़ेगा, तो वो सेंटेंस को पूरा पढ़ लेगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, शाम के पिताजी किसान है, क्योंकि यहाँ पे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा हुआ है। तो होपफुली आपको सभी विराम चिन्ह समझ आ गए होंगे, एक तरह से आपका इंग्लिश का पंक्चुएशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, एटलीस्ट जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बाकी अब डेली के डेली आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। केवीएस पीआरटी के इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग एंड कंप्यूटर को हम कंप्लीट जनवरी तक बिल्कुल सिलेबस फिनिश अप कर देंगे, आपके कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट इंग्लिश हिंदी में जो आपके 30 मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स में से आपके 55 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। एंड कंप्यूटर और रीजनिंग की बात करें तो आपके 10 और 10 लाने में से कोई नहीं रोक सकता आपको ये फुल ऑन स्कोर करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय। एंड इसकी एक्सरसाइज आपको कल मिलेगी, बिकॉज आज आपने पढ़ा है तो कल एक बार क्वेश्चंस लगाना, बिकॉज आज तो आपको याद होगा, कल एक बार रिवाइज करना, देन क्वेश्चंस को लगाना, ताकि आपको याद भी हो जाए, आपको दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो अप कर लो, वहीं पे आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो बाय बाय।